हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज हमारा डे 7 है फ्री क्रैश कोर्स का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जीके। ओके, सो ड्यू टू सम इंटरनेट इश्यूज़ आज हमको ये लेक्चर हम लाइव नहीं कर पाए, इसलिए हमको ये लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड करना पड़ रहा है। सो बट डेफिनेटली बाकी सारे लेक्चर्स को हम डेफिनेटली ट्राई आउट करेंगे कि उसको लाइव ही कंडक्ट करें। ठीक है, तो चलिए मिक्स्ड कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जिसका हम रिवीजन करने वाले हैं, जो कि जीके से रिलेटेड है, और उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहीं पर आपको नोटिफिकेशंस और नोट्स वगैरह वर्कशीट सब कुछ मिल जाएंगे। कल का वर्कशीट पेंडिंग है, मुझे पता है, डे 6 का, वो मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ में हमारा सुपर बंडल भी लाइव है। सुपर बंडल अगर कोई लेना चाहता है, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ और साथ में जीके एंड करंट अफेयर्स का कंप्लीट एक बंडल जो होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो 499 उसका प्राइसिंग है। ओके, आप उसको एनरोल कर सकते हैं। एंड जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जिन्होंने भी पहले कभी हमसे मॉक टेस्ट सीरीज़ लिया होगा, ठीक है, तो अगर आपने पहले मॉक टेस्ट सीरीज़ 1 जो कि 29 ऑफ मई एग्ज़ाम के लिए था, तो अगर आपने वो लिया था तो आपके लिए 50% डिस्काउंट रखा गया। आप सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज़ में इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और परचेज़ कैसे करना है इसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया। आप इस QR कोड पे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इस लिंक के ऊपर जाके आप कंप्लीटली आपका जो भी डिटेल्स है उसको फिल कर देंगे, तो आपको कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे करना है। देखो, बहुत सारे लोगों को डाउट है, इसलिए हमने एडिशनल सीईटी क्रैश कोर्स का ये एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, जहाँ पे सारे वीडियोस को लिस्ट हमने किया हुआ है, जो कि आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। तो वो सारे वीडियोस यहाँ पे लिस्टेड आउट हैं, तो जाके एक बार उसको ज़रूर देख लेना। और शुरुआत चलो करते हैं फाइनली हम अब यहाँ पे हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं उसके साथ में। तो टोटल इन ऑल आज हम 45 क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, सो टोटल ऑफ 45 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग द प्रधानमंत्री वया वंदना योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रधानमंत्री वया वंदना योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एक तरीके से ऑपरेट करता है। सो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिस, LIC ऑफ इंडिया या फिर SBI। द राइट आंसर टू दिस इज, ओके, राइट आंसर टू ये क्वेश्चन है, इसका आंसर राइट जो होगा दैट इज ऑप्शन सी, LIC ऑफ इंडिया। तो LIC ऑफ इंडिया मैनेज करता है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी बाय रेवेन्यू। तो बाय रेवेन्यू यहाँ पे बोला गया, बाय रेवेन्यू कौन सा कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंपनी है? अलीबाबा, अमेजॉन, ईबे या वॉलमार्ट? इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सभी लोग कमेंट करते हुए चलेंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर जो होगा दैट आंसर विल बी Amazon. Amazon is the world's largest e-commerce company by revenue. ठीक है, और ऐसे भी अगर हम देखें बाय मार्केट वैल्यू ऑल्सो, तो Amazon ही सबसे बड़ा कंपनी है। ठीक है, बाय मार्केट वैल्यू और फिर मार्केट कैपिटल जो हम बोलते हैं, तो उसके हिसाब से भी Amazon सबसे बड़ा कंपनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What does the term B2B stand for in e-commerce? तो ई-कॉमर्स में B2B का फुल फॉर्म क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बायर, बायर टू बायर या बायर टू बिजनेस? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर ए, ओके, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। वैसे ही B2C का क्या फुल फॉर्म होता है? B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस, ओके, टू कस्टमर। ठीक है, तो B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखो, B2B में क्या होता है कि B2B में अगर आपका एक बिज़नेस है और आप किसी बिज़नेस को मतलब बेच रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे ओके, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप डायरेक्टली बिजनेस टू बिजनेस बेच रहे हैं। लेकिन B2C में क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर बेच रहे हो। ओके, अच्छा, बिजनेस टू कस्टमर की जगह पे इसका करेक्ट यहाँ पे कस्टमर नहीं, यहाँ पे कंज्यूमर। ओके, यू विल हैव अ कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, द राइट वन। ओके, तो आप जब बिजनेस से डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहे हो तो उसको हम बोलते हैं B2C। तो ये दो टर्म्स फ्रीक्वेंटली ई कॉमर्स पे यूज़ होते हैं कि आपका वेबसाइट एक B2B वेबसाइट है या फिर B2C वेबसाइट है। तो हमको बताना कि अमेज़ॉन कैसा वेबसाइट है, इसको कमेंट करके हमको बताना कि अमेज़ॉन B2B है या फिर B2C है।
ठीक है, ये किस टाइप का वेबसाइट है, ये हमको कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है वो हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन है शॉपिफाई, पेपैल, वर्डप्रेस या मैगेंटो। तो कौन सा इसमें से पेमेंट प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड वाइड एक पेमेंट प्लेटफॉर्म जो कि सबसे पुराना भी कहा जाता है, दैट इज़ पेपैल, ठीक है। पेपैल इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, जिसको वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है ट्रांजैक्शंस के लिए। तो पेपैल है वो। बाकी जितने भी हैं शॉपिफाई, वर्डप्रेस या फिर मैगेंटो, तो ये सब ई कॉमर्स सोल्यूशंस हैं, ठीक है। ई कॉमर्स सोल्यूशंस का मीनिंग कि अगर आपको वेबसाइट्स बनानी है, ई कॉमर्स वेबसाइट, तो उसके लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। और वर्डप्रेस को हम वाइडली यूज़ करते हैं ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। तो हम वर्डप्रेस को उसके लिए यूज़ करते हैं, और सभी लोगों को होप्स हो कि मोस्टली सभी लोगों को वर्डप्रेस पता होगा, ओके। चलो, तो ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभी बन सकते हैं कि कौन सा टेक्नोलॉजी है जो कि ब्लॉगिंग और साथ में ई कॉमर्स के लिए यूज़ होता है, तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ सकता है, तो पता रहना चाहिए आपको। What is the term used for the sale of goods directly from manufacturers to consumer? ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स से जब कंज्यूमर तक डायरेक्टली सेल किया जाता है वाया द इंटरनेट बाय पासिंग ट्रेडिशनल रिटेलर्स, तो उसको क्या बोला जाता है? ड्रॉप शिपिंग, डायरेक्ट टू कस्टमर, सॉरी डायरेक्ट टू कंज्यूमर, होलसेल या एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है, D2C, इसको हम बोलते हैं D2C। तो एक मैन्युफैक्चरर जब डायरेक्टली कंज्यूमर को कोई एक प्रोडक्ट सेल कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं D2C, ओके। आप लोगों ने शार्क टैंक इंडिया अगर देखा होगा तो उसमें बार बार ये टर्म को यूज़ किया जाता है, जैसे कि D2C, ओके, मैंने D2C बिजनेस बनाया है, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे D2C का, तो ये बार बार टर्म को यूज़ किया जाता है वहाँ पे। तो D2C का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है। तो जब आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और डायरेक्टली आप कंज्यूमर को सेल कर दे रहे हैं आपका प्रोडक्ट, तो उसको D2C बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया? अगस्त 21, 23, अगस्त 21, अगस्त 23, अगस्त 25 या अगस्त 29? इसका आंसर भी सबको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी, अगस्त 29 को इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। अच्छा, ये किसके बिहाफ में मनाया जाता है? तो जो नेशनल स्पोर्ट्स डे इंडिया में उसको मनाते इसलिए हैं बिकॉज जो वन ऑफ द लेजेंडरी हॉकी प्लेयर्स थे मेजर ध्यानचंद, ठीक है। मेजर ध्यानचंद आप सभी लोगों को पता होंगे। तो मेजर ध्यानचंद का उस दिन बर्थ एनिवर्सरी होता है, ठीक है। उनका क्या है? बर्थ एनिवर्सरी। तो उनके बर्थ एनिवर्सरी के बिहाफ पे नेशनल स्पोर्ट्स डे को मनाया जाता है, ठीक है। और इसको और भी एक चीज़ के नाम से जानते हैं, दैट इज़ राष्ट्रीय, ओके, इसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, इसके नाम से भी जानते हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस अगर बोला तो नेशनल स्पोर्ट्स डे ही है वो, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द G7 समिट हेल्ड इन 2024? तो 2024 में G7 समिट अभी अभी हुआ था, तो ये कहाँ पे, कौन से कंट्री में हेल्ड हुआ था, कौन से कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया था इसको? तो फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली या कनाडा? राइट आंसर इसका है इटली। इटली में ऑर्गेनाइज किया गया था G7 समिट, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड? साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या हैदराबाद? ओके, मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या हैदराबाद? इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये क्वेश्चन देखो, अगर हम देखें तो जैसे कि पिछला वाला क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन जो है ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आने के भी चांसेस होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनता है, न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द, अच्छा, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट? तो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है,
लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके। तो यहाँ पे इसका सिंबल हम अगर देखें तो म्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू सिंबल होता है इसका। अब जिसको भी इसका फॉर्मूला पता होगा डायरेक्टली इसका आंसर बता सकता है, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू twice the tangent of angle of friction. It is equal to twice the sine of angle of friction. It is equal to tangent of angle of friction. It is equal to sine of angle of friction. तो मैंने बोला कि ये जो टॉपिक है ये साइंस से रिलेटेड है। तो साइंस में अगर किसी ने फ्रिक्शन टॉपिक को पढ़ा होगा कभी, तो उसके लिए काफ़ी सिंपल हो सकता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज़ ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज म्यू की वैल्यू जो होती है दैट इज़ tan थीटा। तो ये डायरेक्टली इक्वल टू क्या है, ओके, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू द टैंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। तो जो भी एंगल यहाँ पे थीटा जो है दैट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो थीटा वो रिप्रेजेंट करता है, तो म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट विल बी द वैल्यू, सो इसीलिए ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ ज्वाइनिंग अटल पेंशन योजना। मैक्सिमम एज क्या है अटल पेंशन योजना को ज्वाइन करने का, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज, द मैक्सिमम एज फॉर अटल पेंशन योजना। ये देखो ये टॉपिक भी जो है दिस इज ऑफ करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर का एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका ज्वाइनिंग का जो मैक्सिमम एज है दैट इज़ 40 ईयर्स। तो अगर किसी का एज 40 ईयर्स है तो वो अटल पेंशन योजना को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द लूर डांस इज़ अ ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्म्ड ओनली बाय वुमेन इन द स्टेट ऑफ डैश। तो कौन से स्टेट में, ओके, कौन से स्टेट में लूर डांस को परफॉर्म किया जाता है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। राइट आंसर क्या होगा इसका। वैसे बाय द वे इसके ऊपर भी हमने पहले एक शीट शेयर किया था, वर्कशीट शेयर किया था हमने, वापस से हम शेयर कर देंगे उन सारे वर्कशीट को जो हमने पहले शेयर किया था। तो उसके अंदर देखो हमने ना स्टेट वाइज कौन सा डांस है, स्टेट वाइज कौन सा फोक म्यूज़िक है, तो सब कुछ को हमने उसके अंदर लिस्ट करके भेजा था। तो वो सभी हम वापस भेज देंगे आपको, ठीक है। तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज़ हरियाणा। हरियाणा में ये परफॉर्म किया जाता है, हरियाणा इज़ द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विथ विच कंट्री इज़ द ऑरेंज रेवोल्यूशन एसोसिएटेड। तो कौन सी कंट्री के साथ में ऑरेंज रेवोल्यूशन एसोसिएटेड है, ठीक है। किस कंट्री के साथ में, रशिया, पोलैंड, यूक्रेन या बेलारूस। व्हाट इज़ द राइट आंसर टू दिस। ऑरेंज रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। ओके, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, ओके, ये भी क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये कोई करंट अफेयर वगैरह का नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का, ठीक है। तो ऑरेंज रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द कंट्री यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन के साथ में ही एसोसिएटेड है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। विच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। अब इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, फटाफट मुझे इसका आंसर चाहिए सभी लोगों से, ओके। सभी लोगों को इसका आंसर डेफिनेटली पता होना चाहिए और पता होगा भी, मुझे ऐसा लगता है। अर्थ, सैटर्न, जुपिटर या नेपच्यून। द राइट आंसर फॉर दैट इज, सभी लोगों ने इसको 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम में, कि लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज नथिंग बट दिस जुपिटर। जुपिटर जो है सबसे लार्जेस्ट है। उसी के साथ में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन को चलिए देख लेते हैं। तो बिगेस्ट प्लैनेट या फिर लार्जेस्ट प्लैनेट बोले तो क्या कौन सा है, जुपिटर। लार्जेस्ट सैटेलाइट के बारे में बात करूँ तो दैट इज जेनीमीड, दैट इज जुपिटर का, ओके, जुपिटर का एक सैटेलाइट है। ग्रीन प्लैनेट किसको बोलते हैं, ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं यूरानस को। ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं वीनस को। क्लोजेस्ट स्टार टू द सोलर सिस्टम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। कोल्डेस्ट प्लैनेट जो है दैट इज कॉल्ड एज नेपच्यून, ओके, नेपच्यून को सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इवनिंग स्टार वीनस को बोलते हैं। तो वीनस के लिए दो नाम है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है, इवनिंग स्टार भी है, ठीक है। उसी के साथ में हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। तो वीनस के पास में यहाँ पे अगर हम देखें तो वीनस के पास में काफ़ी सारे यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों से जाना जाता है। और एक और है दैट इज़ वीनस को हम अर्थ का ट्विन भी मानते हैं, ठीक है। वी अज्यूम वीनस एज द अर्थ्स ट्विन, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है वीनस और अर्थ में, तो इसीलिए। उसके बाद में फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन राइट नाउ इज़ नेपच्यून। फिर फास्टेस्ट रेवोल्यूशन इन द सोलर सिस्टम कौन करता है, रेवोल्यूशन मतलब कि अगर हमारा जो सन है तो सन के अराउंड सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन कौन कंप्लीट करता है, फास्टेस्ट, दैट इज़ मर्कुरी, ओके। हॉटेस्ट प्लैनेट तो देख ही लिया वीनस है। फास्टेस्ट रोटेशन
रोटेशन इन द सोलर सिस्टम। रोटेशन मतलब कि खुद के अराउंड, खुद के एक्सिस के अराउंड एक कंप्लीट रोटेशन, मतलब एक कंप्लीटली रोटेट करना। तो कौन करता है? जुपिटर। रेड प्लैनेट के नाम से किसको जाना जाता है? दैट इज मार्स। ओके, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन है? मर्कुरी। और स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सा है? डाइमोस, दैट इज मार्स का। ओके, मार्स का ये सैटेलाइट है और अर्थ का ट्विन वीनस को मानते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, तो ये याद होना ज़रूरी है। देखो बेसिक क्वेश्चंस है ये ज्योग्राफी के, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस बार ना हमारा जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट मतलब कि जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1, 2 और 3 में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे वहाँ पे। जैसे कि अर्थ का पूछा था कि अर्थ कौन से नंबर पे आता है, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत कर दिया था। अर्थ जो है 3rd नंबर पे आता है। और अगर इसमें आपको डाउट होगा तो हमारा ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक है, हमारा ज्योग्राफी के ऊपर एक जीके का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको जाके ज़रूर देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर? तो मौर्य एम्पायर का फाउंडर कौन था? अशोका, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर नेपच्यून? अब नेपच्यून तो देखो यहाँ पे यार ये जो है एक प्लैनेट है, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन अशोका, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन है? ठीक है, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ हिज गुरु चाणक्य, ओके, तो विद द हेल्प ऑफ हिज गुरु चाणक्य मौर्य एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। और चाणक्य ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिटीज को लिखा था जिसका नाम है, ओके, जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ है जो कि इकोनॉमी के ऊपर है, इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, तो उसको उन्होंने लिखा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि हु इज़ द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र इन हिस्ट्री। तो उसके राइटर चाणक्य हैं, और चाणक्य गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो किंग बना वो बिंदुसार था, बिंदुसार उनका बेटा है। और बिंदुसार के बाद में जो किंग बना दैट इज़ अशोका, एंड अशोका इज़ दी मतलब एक तरीके से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ओके, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक किंग के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। सो सम्राट लाइक, और उसी की, एंड अशोका नहीं, हमारा जो अशोकन लाइक अशोका चक्र जो है, ओके, जो कि हमारे फ्लैग के बीच में है, ओके, तो वो चक्र को भी मतलब एक तरीके से अशोका के मतलब टाइम पीरियड से लिया जाता है, अशोका चक्र, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस? ओके, स्पेस में जाने वाला सबसे फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी या फिर के राधाकृष्णन? अब देखो के राधाकृष्णन तो नहीं हो सकते बिकॉज ही इज़ एन मेल, ओके, तो वुमेन की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये तो नहीं थी। सुनीता विलियम्स एंड कल्पना चावला में यहाँ पे डाउट क्रिएट होता है। सबसे पहले स्पेस में जाने वाली इंडियन वुमेन है कल्पना चावला, उसके बाद में जो गई है वो है सुनीता विलियम्स, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन, ओके, तो फर्स्ट वुमेन हु हैज़ एंटर्ड द स्पेस एंड बीइंग फ्रॉम द इंडियन कंट्री, सो शी इज़ कल्पना चावला। नेक्स्ट आगे बढ़ते। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड? तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड कौन सा कंट्री है? वियतनाम, ब्राज़ील, कोलंबिया या इथोपिया? द राइट आंसर टू दैट इज, आंसर इज ऑप्शन बी, Brazil is the, okay, Brazil is the largest producer of coffee in the world. When is the World Food Day celebrated? World Food Day कब celebrate किया जाता है? 2nd of October, 5th of October, 12th of October या 16th of October? The right answer to that is World Food Day celebrate किया जाता है 16th of October को, ठीक है। ये सारे देखो ऐसे जो ये सब है ना, ये सब जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मोस्टली ये सारे डेट्स जो है ना, ये हमने जो जीके बंडल बनाया है, जीके बंडल, और उसी के साथ में हमने और भी वर्कशीट्स जो बनाई हैं उसके अंदर आपको मिल जाती हैं। तो इसलिए ना वो सारे वर्कशीट्स को अगर आप कवर अप करोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सारा मतलब जीके का आपका जो नॉलेज होगा बढ़ जाएगा, और आप इजीली 15 क्वेश्चंस में से 10 to 12 क्वेश्चंस डेफिनेटली यू कैन अटेम्प्ट। तो ये तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ जून 2024 है, तो जून 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है, इसको हम सेंड करेंगे, तो आप पढ़ना इसको ज़रूर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम ना हमारा एग्ज़ाम हुआ था
मई में। तो मई के रिलेटेड जो डेट्स थे ना उसके ऊपर क्वेश्चंस आए थे एक आधा, और वैसे ही जून और जुलाई के बेस में हम समझते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जून और जुलाई के जो डेट्स हैं ना इंपॉर्टेंट डेट्स, इसको ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। एक बार याद ज़रूर करना, बिकॉज आपका एग्ज़ाम जो है जुलाई मंथ में, सॉरी अगस्त मंथ में होने वाला है, तो जून और जुलाई से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, इसीलिए इसको पढ़ना ज़रूर, ठीक है, आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज सेबी स्टैंड फॉर? सेबी का फुल फॉर्म क्या है? आप सभी लोगों ने सेबी तो सुना ही होगा, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है? ओके, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया, स्टेट एनर्जी ब्यूरो ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूट, या फिर सिक्योरिटीज एंड इक्विटी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है। ये काम क्या करता है? ये मोस्टली जो भी हमारे स्टॉक्स होते हैं, फंड्स होते हैं, उसको रेगुलराइज करने का, उसको मतलब एक तरीके से रेगुलेट करने का काम जो है वो सेबी करता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द सेबी? अच्छा, अब देखो यहाँ पे आ ही गया। तो रेगुलेटिंग द बैंकिंग सेक्टर, रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट एंड प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, मैनेजिंग द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, प्रोवाइडिंग लोन्स टू स्मॉल बिजनेस। तो अभी मैंने बताया कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसको रेगुलराइज करने का, ओके, तो वो सब चीज़ों का काम करता है। रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट एंड प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, ये काम करता है सेबी, ठीक है। तो सेबी का मेन काम क्या है कि जो स्टॉक मार्केट में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको रेगुलेट करने का, मतलब मॉनिटर करने का, और साथ में प्रोटेक्ट करने का कि जो भी इन्वेस्टर्स उनके पैसे प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था? मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, या फिर नरेंद्र मोदी? ओके, टिल डेट लार्जेस्ट, ओके, सो सॉरी लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट, ओके, लॉन्गेस्ट सर्विंग, ओके, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर को। अब देखो इलेक्शन के रिजल्ट्स अभी आए हुए हैं, तो आप सबको पता ही होगा, ओके, कि नरेंद्र मोदी को किसके साथ में कंपेयर किया जा रहा है, कि नरेंद्र मोदी ने ऑलमोस्ट इक्वालेंट लेवल से, लाइक उनके इक्वालेंस पे आ चुके हैं, फॉर द थर्ड टर्म ये सिलेक्ट हुए हैं। तो एक ही प्राइम मिनिस्टर थे हिस्ट्री में जो कि 3 बार सिलेक्ट हुए थे, ओके, दैट इज होम, जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो अकेले प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी के पहले, ओके, ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि 3 बार सिलेक्ट हुए थे एज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट, which regulatory body launched the Sathi 2.0 financial Sathi 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप फॉर इन्वेस्टर्स? तो इन्वेस्टर्स के लिए साथी 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया? सेबी ने, आरबीआई ने, आईआरडीएआई ने, या फिर एनएससी ने? ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज सेबी। सेबी ने ये ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है, सेबी हैज़ लॉन्च दिस ऐप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? अब इसका फुल फॉर्म तो सबको पता होना है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, यूनाइटेड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर अल्टीमेट पेमेंट इंस्ट्रूमेंट? तो इसका राइट आंसर क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये इसका राइट आंसर है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है, ओके। तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने ना ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चन लेने की कोशिश की जो कि आपके शिफ्ट 1, 2 एंड 3 पेपर के अलावा आए थे, ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन जो कि बन सकें। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वॉज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन, कैरोलस लाइनेस, इरास्मस डार्विन, या फिर विलियम पैले? तो हु हैज़ रिटन द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज? ये किसने लिखा है? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज अ वेल नोन रिटन बुक बाय चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन हैज़ रिटन इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन इंडिया? ठीक है, एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन इंडिया किसको अपॉइंट किया? टीवी रविचंद्रन, राजेंद्र खन्ना, पवन कपूर, या फिर पंकज कुमार सिंह? ओके, तो हु इज अपॉइंटेड एज द एडिशनल, ओके, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? ओके, तो किसको अपॉइंट किया गया है? द राइट आंसर टू दिस इज, ओके, राजेंद्र खन्ना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, बाय द वे, हु इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया राइट नाउ? एनएसए कौन है राइट नाउ? ओके, सो एनएसए इज अजित डोवाल, ठीक है, तो अजित डोवाल इज द एनएसए, ओके, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सो द एडिशनल एनएसए फॉर इंडिया इज राजेंद्र खन्ना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन?
ठीक है, विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स द R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन, तो कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नोवावैक्स, भारत बायोटेक, या फिर कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड? ओके, सो which company is manufacturing? The right answer to that is Serum Institute of India. Serum Institute of India is manufacturing the R21 matrix M malaria vaccine. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. Who won the Nobel Prize in Economics? ओके, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअल में होना चाहिए था कि हु वॉन द नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम इंडिया. ओके, तो एक चीज़ जो यहाँ पे मिसिंग है, फ्रॉम इंडिया. ठीक है, तो फ्रॉम इंडिया से किसने जीता है नोबल प्राइज? ओके, सो हु हैज़ वॉन द नोबल प्राइज? ओके, नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन इंडिया. ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर अमर्त्य सेन. ओके, स्पेलिंग गलत हो गई, अमर्त्य सेन. ओके, तो डॉक्टर अमर्त्य सेन, ओके, ही हैज़ वन, ओके, ही हैज़ वन द नोबल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन इंडिया. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अच्छा, ये देखो यहाँ पे टोटल एक तरीके से सारे नोबल लॉरियट्स जो भी हैं, ठीक है, उन सभी का यहाँ पे लिस्ट है. रविंद्रनाथ टैगोर हैज़ वन फॉर लिटरेचर. ओके, सीवी रमन फॉर फिजिक्स, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना फॉर मेडिसिन जेनेटिक कोड, मदर टेरेसा फॉर पीस, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फॉर फिजिक्स, डॉक्टर अमर्त्य सेन फॉर इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स के लिए अकेले हैं ये. ओके, देन वेंकटराम रामकृष्णन केमिस्ट्री, कैलाश सत्यार्थी फॉर पीस, एंड 2019 में अभिजीत बैनर्जी फॉर इकोनॉमिक साइंसेस. ठीक है, सो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो दैट इज़ डॉक्टर अमर्त्य सेन, एंड इकोनॉमिक साइंसेस के बारे में अगर हम बात करें तो दैट इज़ अभिजीत बैनर्जी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? अब ये तो सबको पता होना ही चाहिए. हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है वो कौन सा है? दैट इज़ भारत रत्न. ठीक है, तो भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. ठीक है, क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं. ये देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट अवार्ड इन द इंटरनेशनल एज वेल एज इन इंडिया. तो इंटरनेशनल अवार्ड्स में अगर हम देखें तो अकेडमी अवार्ड किसको बोलते हैं? ऑस्कर को बोलते हैं. 1929 से दिया जाना शुरू हुआ था, फिल्म के लिए दिया जाता है. ओके, फॉर फिल्म. उसी के साथ में ग्रैमी अवार्ड फॉर म्यूजिक, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, हाईएस्ट जो अवार्ड म्यूजिक के लिए बोलते हैं दैट इज़ ग्रैमी अवार्ड. फिर रामन मैगासेसे अवार्ड, दैट इज़ गवर्नमेंट्स. ओके, गवर्नमेंट पब्लिक सोशल सर्विस जर्नलिज्म, इन सारे कैटेगरीज में दिया जाता है. रामन मैगासेसे अवार्ड. फिर बोरलॉग अवार्ड, दैट इज़ गिवन फॉर एग्रीकल्चर सिंस 1992. ठीक है, इंडिया में अगर हम इंपॉर्टेंट अवार्ड देखें तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दैट इज़ गिवन फॉर फिल्म. देन शंकर अवार्ड, दैट इज़ गिवन फॉर इंडियन फिलोसफी, कल्चर एंड आर्ट. कबीर सम्मान इज़ गिवन टू सोशियो कम्युनल हारमोनी के लिए. लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड इज़ गिवन फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक्स एंड मैनेजमेंट. उसी के साथ में धनवंतरी अवार्ड या फिर और साथ में आर.डी. बिरला अवार्ड दिया जाता है किसके लिए? मेडिकल साइंसेस के लिए. सॉरी, ओके, मेडिकल साइंसेस के लिए. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रहने चाहिए आपको. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्टमक? तो स्टमक के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस या ट्रिप्सिन? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट, कौन सा एंजाइम हमारे बॉडी में लाइक ह्यूमन स्टमक में नहीं पाया जाता है? द राइट आंसर टू दैट इज ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन इज नॉट फाउंड इन द ह्यूमन स्टमक. नेम द मेटल विच इज़ मोस्ट डक्टाइल. ओके, तो मेटल जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल है उसको बताना है यहाँ पे. ओके, विच इज़ द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट या फिर मेटल. ओके, सो इट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या आयरन? ओके, सो द मोस्ट डक्टाइल मतलब कि उसको काइंड इन फॉर्म ऑफ वायर्स हम बना सकते हैं. ठीक है, तो डक्टाइल, सबसे डक्टाइल जो एलिमेंट है या फिर मेटल है दैट इज़ गोल्ड. ठीक है, सो गोल्ड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट डक्टाइल. ओके, मोस्ट डक्टाइल मेटल. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच स्टेट डज द ट्रेडिशनल फोक डांस गोतीपुआ, ओके, गोतीपुआ बिलोंग? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार या छत्तीसगढ़? द राइट आंसर टू दिस इज, ओके, इसका राइट आंसर जो है दैट इज़ उड़ीसा.
सो उड़ीसा में बिलोंग करता है गोतीपुआ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स कौन से स्टेट को माना जाए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। ओके, सो विच स्टेट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। द राइट आंसर टू दैट इज़ ऑप्शन सी, पंजाब। और कौन से ऐसे 5 रिवर्स हैं जो कि पंजाब से फ्लो करते हैं जिसकी वजह से उसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स माना जाता है, वो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सो एक होमवर्क दे रहे हैं कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स क्यों बोलते हैं, उसका मतलब कौन से ऐसे 5 रिवर्स हैं जो कि पंजाब से फ्लो होते हैं जिसकी वजह से उसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स माना जाता है, उसका कमेंट करना है आपको आंसर। बाय द वे इसको हमने पहले कवर किया था एक पहले जीके के लेक्चर में, अगर देखा होगा तो पता होगा आंसर यहाँ पे। बाय व्हाट नेम हैज़ द एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल फॉर द लूनार मिशन। तो लूनार मिशन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर ने कौन सा वेब पोर्टल को लॉन्च किया, चंद्रयान पोर्टल, मून मिशन, अपना चंद्रयान या लूनार एक्सप्लोरर। राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, अपना चंद्रयान, ठीक है। तो अपना चंद्रयान नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया गया फॉर द लूनार मिशन, ठीक है। हु रिसीव्ड अप्रूवल टू बिल्ड 650 करोड़ म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स इन अयोध्या। म्यूजियम ऑफ टेम्पल अयोध्या में बनाने के लिए किसको अप्रूवल दिया गया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा सन्स, अदानी ग्रुप या फिर लार्सन एंड टूब्रो। राइट आंसर जो इसका है दैट इज आंसर ऑप्शन बी, ओके। टाटा सन्स को ये अप्रूवल मिला है, 650 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जिसमें म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स को बनाया जाएगा अयोध्या में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटेम, ओके सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, प्रोटेम, ओके, प्रोटेम स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर ऑफ द लोकसभा किसको सिलेक्ट किया गया है, ओके। तो किरेन रिजिजू, भारत रुहारी महताब, ओम बिरला या गुहाराम अजगले, ओके। सो किसको सिलेक्ट किया गया यहाँ पे, तो राइट आंसर जो है इसका, ओके, इसका जो राइट आंसर है भरत रुहारी महताब को, ठीक है। इसका राइट आंसर है भरत रुहारी महताब। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवाइज्ड जीडीपी, ओके, व्हाट इज द रिवाइज्ड जीडीपी, yes, what is the revised GDP growth forecast for India in 2024 according to the Goldman Sachs? 6.5%, 6.6%, 6.8% या 6.7%, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है, इसका जो राइट आंसर दैट इज 6.7%, दैट इज द रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन 2024 बाय द कंपनी गोल्डमैन सैक्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Who became the first Indian male boxer to qualify for the 2024 Paris Olympic Games? तो पेरिस ओलंपिक गेम्स के लिए फर्स्ट इंडियन मेल बॉक्सर टू क्वालिफाई, तो कौन है इसमें, निखत जरीन, मनीष कौशिक, निशान देव या अखिल कुमार। इसका जो राइट आंसर है दैट इज निशान देव, ठीक है। निशान देव हैज़ क्वालिफाइड। नेक्स्ट, what does the WFI stands for, World Federation of India, Wrestling Federation of India, Water Federation of India या फिर Weightlifting Federation of India। WFI stands for Wrestling Federation of India, okay, Wrestling Federation of India के लिए ये stand करता है। How many days did Chandrayaan 3 take to reach the moon surface? तो चंद्रयान 3 को कितना दिन लगा था मून के सरफेस को रीच करने के लिए, 39, 40, 25 या 42 डेज, okay, how many days? The right answer to that is 40 days. So it took a total of 40 days to reach the surface of the moon, ठीक है, सरफेस पे जाने की बात कर रहे हैं। Which of the following dances is from पंजाब? तो पंजाब से, ओके, कौन सा डांस है, बिहू, भरतनाट्यम, कथक या भांगड़ा। इसका वेरी इजी आंसर है भांगड़ा, ओके। तो इसका राइट आंसर विल बी भांगड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच डिश इज अ ट्रेडिशनल फूड फॉर साउथ इंडिया? ट्रेडिशनल फूड कौन सा है साउथ इंडिया के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल फूड, बटर चिकन, रोगन जोश, डोसा या दाल मखनी। तो राइट आंसर टू दैट विल बी सिंपली, हम सबको पता है कि साउथ इंडिया के लिए ट्रेडिशनल फूड क्या है, डोसा। एट विच प्लेस ऑन अर्थ आर देयर डेज एंड नाइट्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑलवेज?
तो कौन सा प्लेस है जहाँ पे डेज और नाइट इक्वल लेंथ के होते हैं हमेशा? तो इक्वेटर, पोल्स, प्राइम मेरिडियन या फिर नन ऑफ दीज? इसका जो राइट आंसर है दैट इज इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर जो डे और नाइट होता है वो हमेशा इक्वल लेंथ का होता है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमन हु विंस द मैन बुकर प्राइज? तो मैन बुकर प्राइज कौन सा फर्स्ट इंडियन है जिसने जीता है? सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, वी.एस. नायपॉल या फिर किरण देसाई? द फर्स्ट पर्सन टू विन, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द मैन बुकर प्राइज इज अरुंधति रॉय, ठीक है। अरुंधति रॉय इज द फर्स्ट पर्सन टू विन इट। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन वाइटामिन इज अ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन? ए, बी, के या डी? ओके, तो कौन सा वाइटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है? ए, बी, के या डी? द राइट आंसर टू दैट इज ऑप्शन बी, वाइटामिन बी इज वाटर सॉल्युबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन डिविडेंड मीन्स, पॉपुलेशन डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है? द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम पुअरर रीजन टू द रिचर रीजन, टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन अबाउट 60, द यूथफुल एज, स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन? इसका जो राइट आंसर है पॉपुलेशन डिविडेंड का राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, द यूथफुल एज, स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, which city hosts the G20 Trade and Investment Ministries meeting? G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रीज का मीटिंग कौन से सिटी ने होस्ट किया था? वाराणसी, जयपुर, चेन्नई या फिर पुणे? द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, जयपुर ने इस मीटिंग को होस्ट किया था। ओके, दैट इज द राइट आंसर ओवर हियर। सो आई होप सो आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिले होंगे, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। साथ में इसके काफ़ी सारे वर्कशीट्स हैं जो कि हम सेंड कर देंगे आपको, ओके, जो कि पहले हमने दिया था ऑलरेडी, तो वो सारे वर्कशीट्स को भी हम आपको सेंड कर देंगे। आप लोग उसको भी एक बार ज़रूर रीड करिएगा बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स हैं वो, तो आपको वो सभी वर्कशीट्स मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली डू गो अहेड एंड उसको एक बार देखना ज़रूर, ठीक है। सो दैट्स इट। आज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और किसी को अगर सुपर बंडल लेना हो तो ले भी सकता है उसका, ठीक है। कोई डेडलाइन नहीं है वैसे बाय द वे उसके लिए। सो दैट्स इट फॉर द डे। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।